दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुयोग है और ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ एक्चुअली इस चीज़ के बारे में बोलने का मेरा मन काफ़ी दिनों से था, काफ़ी महीनों से था। लेकिन किसी न किसी कारण मैं उलझता गया, काम में फंसता गया और ये सारा डिस्कशन पीछे रह गया। अब क्योंकि मौका मिला है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, उन इलेक्शन के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कश्मीर में बहुसंख्य बहुत ज़्यादा सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है। कश्मीर में एक आध कोई 4-5 सीट ऐसी है कि जो कांग्रेस को भी मिली है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके तो उनका अलायंस है इंडी। तो इंडी अलायंस की कुछ सीटें बनी है और वो जाहिर है कि वो गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन बीजेपी की भी अच्छी खासी सीटें आई है। हालांकि बीजेपी की बहुत सारी सीटें जो है वो जम्मू से आई है और इसका कारण ये है कि जम्मू जो है वो हिंदू बहुल इलाका है और कश्मीर में मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पे बहुत मतलब मेजॉरिटी में मुस्लिम होते हैं कश्मीर की वैली में। तो वो सीटें जो है वो क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी में वोट करेंगे और मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो है वो बीजेपी को वोट करते ही नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही जाना था और वो उसी को गया। और ये करके आखिर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी की तरफ जाते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। अब ये बात जो है ये तो आंकड़ों से साबित हो चुकी है, इसमें डिस्कशन की क्या बात है। तो डिस्कशन की बात ये नहीं है, मुझे डिस्कशन की बात कुछ और करनी है। गए 1 साल से मैं देख रहा हूं कि जब से ऐसा तय हुआ है कि वैली में इलेक्शन होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होंगे, तब से अचानक आपने देखा कि बीच में कुछ 2-3 महीने ऐसे आए थे कि अचानक जम्मू में टेररिज्म बढ़ गया। और मैं सोचता रहा कि ये जम्मू में टेररिज्म बढ़ा कैसे। क्योंकि टेररिस्ट जो होते हैं, टेररिज्म करने के लिए टेररिस्ट आपको मिलने चाहिए। वो जो टेररिस्ट है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद उनको छुपने की जगह होनी चाहिए, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए, कोई बहुत बड़ा अटैक करने के लिए उनको लोकल सपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें जम्मू में अवेलेबल नहीं है। न जम्मू में ट्रेनिंग इजीली पॉसिबल है, न जम्मू में वो लोग हैं जो टेररिस्ट बनने के लिए उतावले हैं, ना जम्मू में वो लोग हैं जो टेररिस्ट को पनाह देने के लिए उतावले हैं। तो जम्मू में ये अटैक कैसे संभव हुए? अब तो खैर जम्मू के भी अटैक रोके जा चुके हैं क्योंकि इंडियन आर्मी ने कुछ डिप्लॉयमेंट्स की है और उसके चलते कोई बहुत बड़ा 2-3 बहुत बड़े ऑपरेशंस भी किए इंडियन आर्मी ने और बहुत सारे टेररिस्ट को मारा भी है। एक दो ने मैंने सुना कि सरेंडर भी किया है और ये ऐसे चलता रहा तो जो सरेंडर करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से अभी अचानक जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म इज अगेन अंडर कंट्रोल। जो था आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद टेररिस्ट एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% रुक गई थी। वो जम्मू में जो अचानक स्पाइक आया था, अचानक आपको टेररिस्ट की एक्टिविटीज गतिविधि दिखने को मिली, तो ऐसा क्यों हुआ? अब जहां पे टेररिज्म के लिए ना आपका यूथ अवेलेबल है, ना लोकल सपोर्ट अवेलेबल है, ना छुपने की बहुत सारी जगह की प्लानिंग आपने कर सकते हो, ना वहां की जनता आपके फेवर में है या सिंपथाइजर है, सारी ही एडवर्स कंडीशन में केवल आर्मी की डिप्लॉयमेंट थोड़ी कम है, कश्मीर में ज्यादा है, इसलिए वो सारा का सारा टेरर नेटवर्क जम्मू में शिफ्ट करना क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं है तो वैसा हुआ कैसे? जम्मू में अचानक टेररिज्म की गतिविधियां बढ़ क्यों गई थी? तो मैं चेक करता रहा और मैंने देखा कि वहां पे क्या क्या है। वो टाइम पे वो सारे लोग जो इसके बारे में जानकार होते हैं वो सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं क्योंकि इंडिया प्रेशर बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है पीओजे के, उसको वापस लेने के लिए इंडिया प्रेशर बढ़ा रहा है। भारत जैसे ही प्रेशर बढ़ाता जाएगा वैसे ही पाकिस्तान वो प्रेशर को कम कराने के लिए भारत को चेक देने की कोशिश करेगा। ये एक चेस का गेम जो होता है उस तरह से ये गेम खेला जाता है कि इंडिया ने उनको, पाकिस्तान को थोड़ा चेक दिया है कि ये अगर नहीं हुआ तो ऐसा होगा। अपनी कुछ किसी यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच कुछ फायरी कर दी, या फिर कुछ भारत के कोई दोस्त राष्ट्र होते हैं
जो फ्रेंडली नेशंस होते हैं, उन्होंने उनमें से किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कश्मीर के ऊपर भारत के फेवर में। ऐसा करके प्रेशर बिल्ड किया जाता है ये जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो पाकिस्तान के साइड से बोलने वाले तो कोई है नहीं कश्मीर को लेके, या भी कश्मीर छोड़कर भी। एक टाइम पे सऊदी अरेबिया था, बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो तो नहीं रहा पाकिस्तान का इतना अच्छा दोस्त। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, और कश्मीर में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया यूएई कर रहे हैं। तो जाहिर है वो तो चाहेंगे कि कश्मीर का सारा फैसला भारत की साइड हो, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट बरकरार रहे, सेफ रहे, और उससे उनको मुनाफा भी मिले। ये सारी चीज़ों को देखते हुए समझ में आता है कि पाकिस्तान के साइड पे कोई है नहीं। तुर्की ये कभी बात करता था, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया है, और कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे बदले हैं कि अब तुर्की भी भारत के खिलाफ स्टांस लेना नहीं चाहता। कतर कभी कभी बोल देता है, और कभी कभी चीन होता है। ऐसे 2-3 देश आते जाते रहते हैं बीच बीच में, और वो बोलते रहते हैं कश्मीर के बारे में या भारत के खिलाफ किसी और मामले में। लेकिन ये बहुत छोटी संख्या है, इससे भारत जैसे देश के ऊपर आप प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकते। लेकिन भारत तो प्रेशर बिल्ड कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब पाकिस्तान इसको कैसे हैंडल करेगा? तो पाकिस्तान का हैंडल करने का कश्मीर से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला, तो पाकिस्तान कैसे हैंडल करता है? टेररिस्ट भेज के वो तुरंत कहीं छोटा मोटा ब्लास्ट करा देगा, ताकि भारत थोड़ा चुप हो जाए और पूरा ध्यान भारत का जाए अपने लोगों को बचाना, और नए अटैक नहीं हो इसलिए। और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके काम में लग जाएंगी कि ये कहाँ से आए, कौन टेररिस्ट है, क्या ग्रुप है। पाकिस्तान ने इस बार भी यही किया। ऐसा लग रहा था कि जम्मू में जो अटैक हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में अटैक हो नहीं सकते, तो पाकिस्तान शायद पीओजेके को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि भारत प्रेशर बढ़ा रहा था, और इसलिए जम्मू में पाकिस्तान ने अटैक करवाए। ऐसा बहुत लोगों ने बोला था। हो सकता है वो इतना ही बताना चाहते हो उस मोमेंट तक, हो सकता है उनका मानना ये हो कि यही हो सकता है। मैंने वो टाइम पे सोचा था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन समथिंग डिड नॉट फील राइट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच वो उतना ही नहीं था। इसके पीछे एक और कारण है, और वो कारण है मोदी का इन्फ्लुएंस। आर्टिकल 370 मोदी की वजह से गया है। मोदी और अमित शाह दोनों ने किया, लेकिन गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी है, क्रेडिट मोदी को जाता है। तो आर्टिकल 370 जाने का सारा श्रेय मोदी को मिलेगा। इसके साथ आर्टिकल 370 जाने के बाद अचानक कश्मीर की वैली में पत्थरबाजी बंद हो गई, अचानक सारे शांत हो गए। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराना एक बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ करता था, वहाँ पे यूं होने लगा ये सारी चीज़ें। वहाँ पे लोग राष्ट्रगान गाते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, और किसी सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना जो बदलाव आया है माहौल में। टूरिज्म भयंकर बढ़ा है, टेररिज्म भयंकर कम हुआ है, लेकिन कश्मीर का टूरिज्म जबरदस्त बढ़ा है। अब टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और लोगों के ऊपर पैसा होगा तो उनके घर में वो और चीज़ें खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, खाना पीना, कोई नई चीज़ें, किसी को नया टीवी चाहिए, किसी को नया फ़ोन चाहिए। ये सारा हो सकता है जब पैसा आता है। और पैसे के साथ केवल खुशहाली नहीं आती, पैसे के साथ तंगी जब कम होने लगती है, तब घर में एक ऐसा माहौल आता है ना कि यू फील मोर एम्पावर्ड। तो जैसे हर एक आदमी थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली बनता जाएगा, ऐसा लगने लगता है। बावजूद इसके ये क्लियर है कि जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, रहते हैं कश्मीर में, वहाँ पे मोदी को वोट मिलना कम ही पॉसिबल है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी पूरी अरेंजमेंट की थी। पूरा इलेक्शन उन्होंने 370 वापस चाहिए इस कैंपेन पे लड़ा, जहाँ पे मोदी के खिलाफ ही वो माहौल बनाते रहे। और इन सारी चीज़ों के पीछे बेसिकली मुस्लिम आइडेंटिटी ही उनका हथियार था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। खैर वो उनका इलेक्शन का मुद्दा है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी आज। लेकिन ये सारा जब क्लियर था कि कश्मीर वैली में मोदी का इन्फ्लुएंस होने के बावजूद मोदी को वोट तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन मोदी को कहाँ वोट मिलेंगे? मोदी को भी वोट मिलेंगे जम्मू में।
और अगर कश्मीर में मोदी का जो इन्फ्लुएंस है, जिन लोगों के घर में खुशहाली मोदी की वजह से आई है, जो लोग टेररिज्म से बहुत परेशान थे और टेररिज्म मोदी की वजह से कम हुआ है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुआ है। हो सकता है कि कश्मीर की वैली के बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर मोदी का धन्यवाद करते हो। क्या पता वो अचानक किसी 2 3 4 5 सीट पे मोदी को बहुत ज़्यादा वोट कर ले, क्या पता कुछ ज़्यादा ही सीट मोदी की आ जाए कश्मीर वैली में। अभी आज हुआ तो नहीं है, लेकिन वो टाइम पे शायद कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे जिनको मोदी को हराना होगा। वो सोच तो सकते हैं ना कि ये एक उनके हिसाब से रेयर है, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पॉसिबल तो है। एक माइन्यूट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी तो है कि क्या पता मोदी की अच्छी खासी सीट आ जाए। हम लोग ये भूल नहीं सकते, जब मोदी ने ये ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया था, तब यूपी की एक मुस्लिम बहन, एक महिला थी मुसलमान, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा था नरेंद्र मोदी। और उसने कहा था, जाहिर तौर पे कहा था कि मैं अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एक भाई जैसे अपनी बहन को बचाता है, वैसे इस कानून की वजह से मेरी जैसी करोड़ों मुस्लिम औरतों का संरक्षण हुआ है। क्योंकि उनको तो बस तीन बार तलाक बोल दो तो उनकी दुनिया ख़त्म हो जाती थी। आज ऐसा हो नहीं पाएगा, तो औरतें सेफ फील कर रही है, और जैसे एक भाई के होते हुए एक बहन सेफ फील करती है, वैसा हुआ है। इसलिए एक मुस्लिम महिला ने एक बड़ा भाई बोलकर, लेकिन एक ट्रिब्यूट दिखाकर कि मोदी का नाम अपने बच्चों को दिया था। मुझे उसमें इंटरेस्टिंग, मुझे ये बात याद रहेगी क्योंकि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा, कि न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में। तो न्यूटन का नाम हमेशा रहना चाहिए लोगों को याद, इसलिए यूनिट का नाम न्यूटन रख दिया। वैसे ही एक महिला ने अपने बेटे का नाम नरेंद्र मोदी रख दिया था। फिर उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया, बहुत दबाव आया, उसको वो नाम हटाना पड़ा, बदलना पड़ा। खैर, हम लोग जानते हैं सब कुछ। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि कुछ लोग जो पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं, पंडित्स नहीं, जो इंडिया अलायंस के एडवाइजर्स होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए गेम प्लान बनाते हैं। उनके प्लान में ये तो पक्का होगा, उन्होंने ये सोचा तो होगा कि वो नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कश्मीर से बीजेपी को बहुत सारी सीटें जाएंगी, लेकिन अगर गई तो कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए। तो ये रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो जम्मू में सीटें ना आए। अगर कश्मीर में सीटें आने का खतरा है तो जम्मू में मोदी की सीटें कम करनी चाहिए। और सीटें कम कैसे होंगी? तो जम्मू के लोगों को लगे कि मोदी कम पड़ रहा है। जम्मू के लोगों को लगे कि मोदी ने जो काम किया उससे उनकी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं रही। जम्मू के लोगों को मोदी के ऊपर भरोसा नहीं रहे। और जम्मू और कश्मीर में भले ही जम्मू रीजन हो, लेकिन लोगों का भरोसा आने का और भरोसा उठने का कारण मोस्टली होता है टेररिज्म। इसलिए मोदी के ऊपर जम्मू के लोग भरोसा ना करें। अगर कश्मीर के लोगों ने भरोसा कर लिया, और कश्मीर में टेररिज्म करना मुश्किल है क्योंकि आर्मी की डिप्लॉयमेंट इतनी ज़बरदस्त है, तो कश्मीर में तो मुश्किल हो गया। तो कम से कम जम्मू की सीटें कम हो जाए, जम्मू के लोगों का भरोसा कम हो जाए। इसलिए ज़रूरी ये है कि जम्मू के लोगों का भरोसा कम कराने के लिए जम्मू में अटैक हो। अब मेरा ये कहना है, ये सारा पॉलिटिक्स का गणित है। तो पॉलिटिक्स के जो पंडित होते हैं, पॉलिटिक्स के गणित बनाने वाले, पॉलिटिक्स के बारे में राजनीति या पॉलिटिक्स के बारे में अपनी रणनीति बनाने वाले, मैं षड्यंत्र नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ रणनीति बनाने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ तक आ सकते हैं कि कुछ भी करके जम्मू में मोदी का इन्फ्लुएंस कम हो। लेकिन वो लोग टेररिस्ट का अटैक बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं है या फिर वो टेररिस्ट को नहीं जानते। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब ऐसा हुआ है कि ज़रूरत है किसी टेररिस्ट अटैक के ज़रिए ही सही मोदी का भरोसा कम किया जाए, मोदी के ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं वो कम किया जाए, तब टेररिस्ट अटैक हुए हैं। मोदी के खिलाफ टेररिज्म का इस्तेमाल हुआ है। मैं और क्लियरली बोलता हूँ, मोदी के खिलाफ पॉलिटिकली, मोदी के खिलाफ कुछ काम करने के लिए, पॉलिटिकल मूवमेंट मोदी के खिलाफ चलाने के लिए टेररिज्म का इस्तेमाल हुआ है। 2019 के इलेक्शन से पहले पुलवामा में हमला होता है,
कुछ लोग कहते हैं ये तो मतलब कुछ लोग तो पूरे ही पता नहीं दिन में कितनी भांग खा के बैठ जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मोदी नहीं करवाया है। भैया अगर मोदी करवा सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, तो ये भी तो हो सकता है कि मोदी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे इलेक्शन में, उनके कहने पे ये किया गया हो, ये भी तो हो सकता है। जैसे मोदी का षड्यंत्र होना एक पॉसिबिलिटी है, वैसे मोदी के खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अगर पुलवामा के बाद बालाकोट का स्ट्राइक नहीं होता तो मोदी के ऊपर का भरोसा कम होता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इलेक्शन में फ़र्क पड़ता क्या, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं वो तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या उसके बाद जब नोटबंदी हुई थी, या फिर जब कई बार मैंने बजट देखा है, रेलवे का बजट देखा है। मोदी ये पहली गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, जिसमें रेलवे का बजट देख के आपको पता नहीं चलता कि रेलवे मिनिस्टर कौन सी स्टेट का है। वरना जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे तो बिहार से हजारों गाड़ियां निकलनी अचानक शुरू हो गई, हजारों नहीं कि दसियों गाड़ी शुरू हो गई अचानक बिहार से। जब वेस्ट बंगाल से अचानक गाड़ियां शुरू हो गई दसियों, पता चला कि यार ये तो ममता बनर्जी है रेलवे मिनिस्टर। वापिस रेलवे की दसियों गाड़ी शुरू हो गई अचानक से रेलवे बिहार से, तब पता चला कि भैया नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर है। मतलब जिस स्टेट से रेलवे मिनिस्टर आता है वो रेलवे का बजट भारत का बजट न लगते हुए भारत से वो स्टेट को ज़्यादा फेवर मिलता है, उस स्टेट का बजट लगने लगता है। ये मोदी सरकार में हुआ नहीं था। मोदी सरकार के बजट को देख के पता नहीं चलता कि वो बजट बनाने वाला मिनिस्टर कौन से स्टेट से आता है। इतना बैलेंस्ड होता है वो, सचमुच भारत का बजट होता है। तो ऐसी कई कारण देख के मैंने तो डिसाइड किया था अपना वोट मैं मोदी को दूंगा। वैसे बहुत लोगों ने डिसाइड किया था, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी का जो विश्वास है लोगों के मन में, वो विश्वास, वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, उसको कम कराने का एक खास हथियार के तौर पे पुलवामा अटैक हुए थे। अब सवाल ये है कि मोदी का ग्राफ कम करके किसको फायदा होगा? उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। और वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फायदा कराने के लिए क्या टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं? लेकिन अगर आपको याद होगा तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला था पाकिस्तान के लोगों को कि मोदी को हटाने में आप हमारी मदद कीजिए। क्या वो ऐसी मदद चाहते थे कि जब इलेक्शन आएंगे तो मोदी का ग्राफ कम कराने के लिए, मोदी का प्रभाव कम कराने के लिए, मोदी के ऊपर जो भरोसा लोग करते हैं वो भरोसा कम कराने के लिए ऐसे अलग अलग अटैक किए जाए? क्योंकि पाकिस्तान और तो कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान एक टेररिस्ट अटैक ही तो कर सकता है, भले ही किसी की जान को खतरा हो। मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि शायद ये प्लानिंग मोदी की जान की खतरे की भी हो सकती थी, लेकिन हमारा भारत का नसीब अच्छा है और खुद मोदी जी का नसीब अच्छा है, वो प्रोटेक्टेड है और उनके ऊपर आशीर्वाद भी है शायद। तो ऐसी सारी चीज़ों की वजह से हम लोग जानते हैं कि पंजाब में एक कुछ मिनटों के लिए उनका पूरा का पूरा दस्ता रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री का दस्ता ऐसा कभी रोका नहीं जाता, लेकिन उस दिन हुआ। और वो जो ब्रिज था, फ्लाईओवर था, वहाँ से आप भाग भी तो नहीं सकते। किसी सिग्नल पे रोक गया, जैसे क्रॉस रोड पे रोक गया, तो आप यहाँ पे आगे नहीं जाएंगे तो लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले, कुछ मोड़ के जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है उसकी जान बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। फ्लाईओवर पे आप क्या करोगे? तो ये जानबूझ के वहाँ पे रोका गया था। तो ऐसे अलग अलग प्रयास हुए हैं और जिसकी वजह से संदेह पैदा होता है। और वो टाइम पे पंजाब में होता, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो था वो कांग्रेस ही था। तो कांग्रेस गवर्न स्टेट में ही ऐसा क्यों हुआ? ये सारी चीज़ों को हम लोग अगर ढंग से देखें तो हमें समझ में आता है कि बहुत बड़ी साजिश है। अब इस साजिश में इस बार जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन से पहले जम्मू में टेररिस्ट अटैक हुए। आपको लगेगा मैं क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहा हूँ, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिससे शायद आपको यह समझ में आए कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। वो चीज़ ये है कि 1998 में सोनिया गांधी आई थी पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में। और 1998 में सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद उसी दौरान 1998 के दौरान ही शायद
प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी और उन्होंने किए थे पोखरण में न्यूक्लियर ब्लास्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे, और जिसकी वजह से भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकदम प्राउड फील कर रहे थे और वो खुश हो गए थे वाजपेयी जी के ऊपर। और फिर बाद में ये भी इंफॉर्मेशन आने लगी कि जो ये ब्लास्ट करने का जो आइडिया था वो को पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी से पहले पीवी नरसिंह राव, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका को पता चल गया तो वो सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ा। लेकिन वाजपेयी जी ने वो प्रोग्राम आगे बढ़ाया, न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उनकी एक्चुअल ब्लास्ट करके न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके अब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी अपनी साबित कर दी दुनिया के सामने। ये बहुत बड़ा कदम था और जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलैरिटी जो ग्राफ था वाजपेयी का वो बहुत ऊपर चला गया था। अब ये सारा देखें तो उस ग्राफ को नीचे करना ये किसी भी पॉलिटिकल ओपोनेंट का कंपल्सन होता है, ज़रूरत होता है। तो वाजपेयी का ग्राफ कैसे नीचे आएगा? इसलिए क्या क्या हुआ देखो उस टाइम पे भारत में। कांदाहार एक एरोप्लेन हाईजैक करके काठमांडू से जो निकला वो हवा में ही हाईजैक करके, हाईजैकर जो थे वो इस एरोप्लेन को लेके आए कांदाहार तक। वाजपेयी को ये पता नहीं चलने दिया कि ऐसा कुछ हुआ है, उनको बहुत लेट पता चला। ये एक अजीब है, लेकिन ऐसे ये सच है कि प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वाजपेयी को बाद में पता चला जब वो इंडिया के बाहर चला गया था एयरक्राफ्ट। वरना अमृतसर के एयरपोर्ट पे उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो कांदार गया, भारत को 3 खूंखार आतंकवादी छोड़ने पड़े। पहली ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जहां पे वाजपेयी सरकार की ऊपर क्वेश्चन लगाए जाए। दूसरी सिचुएशन कारगिल का अटैक, क्योंकि कांदाहार वगैरह इन सारी चीज़ों के बाद ये भी हुआ था अपना समझौता की वाजपेयी ने कोशिश की और फिर वो लाहौर गए थे और नवाज शरीफ से बात की और फिर वापस आए। तो ये जो कोशिश की जा रही थी कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप एकदम अच्छी हो जाए, तब पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल पे हमला किया। आप देखो कारगिल पे हमला कब किया गया है, वो 1999 में किया गया है। 1999 में वाजपेयी का ग्राफ बहुत ऊपर था और वाजपेयी का ग्राफ गिराने के लिए क्या ये अटैक किया गया। अब कोई बोलेगा यार क्यों कोई मुशर्रफ ऐसा क्यों करेगा, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। हम लोग उन कारणों के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि वाजपेयी का ग्राफ कम कराने के लिए ये हुआ। और तीसरा बहुत बड़ा हमला जो था वो था इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था। पार्लियामेंट का अटैक जो था वो टाइम पे भी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। अब देखिए वाजपेयी का ग्राफ गिराने के लिए वाजपेयी के ऊपर का विश्वास कम हो जाए, इसलिए इतने बड़े 3 हमले किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्षरधाम मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, हाँ, और वो टाइम पे 1-2 ऐसे भी ब्लास्ट के केसेस हुए। उसके बाद गोधरा का जो हमला था ट्रेन के ऊपर का, वो फैक्ट फाइंडिंग पूरा बाहर आया नहीं है अभी तक रिपोर्ट, लेकिन हम लोग जानते तो है कि जो भी गुजरात में दंगे हुए थे उस दंगों से पहले एक ट्रेन जलाई गई थी। तो वाजपेयी और उस पूरी सरकार के ऊपर एक लांछन लगे, इसलिए इतने सारे प्रयास किए गए थे। मोदी के ऊपर लांछन लगाने के लिए भी इतने सारे प्रयास किए गए हैं। पुलवामा हो, फिर उसके पहले पठानकोट का हमला हो, ये सारे के सारे अभी इसके बाद अभी तो ये मैं जो जिक्र कर रहा था कि आप देख सकते हो कि ये जम्मू में अटैक किए गए हैं। ये सारे के सारे जो अलग अलग अटेम्प्ट्स हैं, इन सारे अटेम्प्ट के पीछे हमको दिखाई देता है कि एक खास टाइमिंग है। एक किसी बहुत बड़े इलेक्शन से पहले, किसी स्टेट इलेक्शन से पहले वो सरकार को नाकाम दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो सरकार के खिलाफ लड़ने वाले हैं उनके हौसले बढ़े और सरकार के फेवर में जो वोट करने वाले हैं उनके मन में संदेह प्राप्त हो और उनको ऐसा संशय हो कि क्या सरकार सचमुच अच्छा काम कर रही है। ये सारी अलग अलग योजनाएं दिखाई दे रही है।
अब मुझे ऐसा क्यों लगता है ये योजना है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर खुद जाके बोल के आए हैं कि मोदी को हटाने में पाकिस्तान को कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। ये सारा का सारा जो है, इन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो कांग्रेस पार्टी का जो मोटो है, वो जो पंच लाइन टैगलाइन बोलते हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में असल में कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ यही दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।